देता हूँ। आप सुन रही हैं सब? जी सर। जी सर। यस एक सर। बात तो उसने आई एम श्योर नहीं बताई होगी, तो मैं बता देता हूँ कि उसने मेरी हाउस सर्जन चोरी की थी। यस सर, ये नहीं बताया उन्होंने। ये तो नहीं बताया। मैं आई वाज ऑलमोस्ट सर्टेन कि नहीं बताया। His wife was my house surgeon when he got married to her. सही। इन सब ने, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर बने बच्चे हैं, सब ने मेरी हाउस सर्जन चोरी की। सर हो सकता है हाउस सर्जन खुद ही चोरी हो गई हो। तू ये कह रही है चोर नालो पंड काली। चोर नालो पंड काली, तो वो मुझे नहीं पता। मगर पर साक सोहेल, ये सारे जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर बने थे, सब ने मेरी हाउस सर्जन चोरी की। मुझे गिला ठीक है ना मेरा उनसे? जी सर। नहीं है एप्रिसिएशन। सर शायद इसीलिए इतने कामयाब है कि आपके हाउस सर्जन थे। हाँ, सर शायद इसीलिए इतने कामयाब हैं कि आपके हाउस सर्जन थे। क्या नहीं करना? ये सर वो इसीलिए सक्सेसफुल हैं कि वो आपकी हाउस सर्जन की वजह से। मैं कहता हूँ यही उनकी मेहरबानी है। माय हाउस सर्जन गॉट गुड हस्बैंड्स, सक्सेसफुल हस्बैंड्स। ये उनकी लक थी, उनकी गुड लक। चले, आज के बाद जो मुझे एक ही केस हिस्ट्री पहुंची, लेकिन वो समझता हूँ आप सबके लिए वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम सीरियसली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इम्तिहान में हमने इस तरह की प्रॉब्लम हो तो किस तरह प्रेजेंट करना है और कैसे उसको डिस्कस करना है, कैसे मैनेज करना है। चले, डॉक्टर सारा फ्रॉम कराची। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आप जिना में है ना, किस दौर में? सर मेरी सिविल की ट्रेनिंग है, सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल तो डॉ मेडिकल। जी जी। चले, माशाल्लाह। कीजिए, जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो प्रेजेंट की। जी सर, आपको मैं समरी प्रेजेंट कर देती हूँ। 34 years old। एक मिनट, आपने पहला लफ्ज जो बोला वो नहीं बोलना। मैं समरी प्रेजेंट करती हूँ, अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस। आपसे मैंने कहा आप ब्रीफ हिस्ट्री प्रेजेंट कीजिए, बस आप प्रेजेंट कीजिए। समझ गए? 34, यस सर, 34 years old। एक मिनट, जो एग्जामिनर कहे उसको रिपीट नहीं करना। मैंने कहा प्रेजेंट योर हिस्ट्री, तो आप पूरी हिस्ट्री प्रेजेंट करेंगे। मैं कहूँ समरी ऑफ योर पेशेंट्स हिस्ट्री, तो आप वो बोलेंगे। और जनरली चूंकि अब तो टॉक्स हो गया, ये समरी जो है ये एग्जामिनर बोलेगी, या वहां पे एक चिट लिखी पड़ी होगी उसके ऊपर ये समरी लिखी होगी। दो सिचुएशंस हैं, या वो आपको बोल के बताएगी, या जब आप उस स्टेशन पे पहुंचेंगे एक चिट पे ये समरी लिखी है। अगर चिट पे लिखी होगी वो आप चिट पे जो लिखा है वही पढ़ेंगे। और अगर एग्जामिनर बताता है आपको तो कागज पेंसिल लेके अगर जेब में डाल के ले जाइए, कागज भी पेंसिल भी। अब वो तो वहां पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कागज निकाल के उस पे वो जो एग्जामिनर बोले वो लिख लीजिए। ठीक है जी, जो बोले वो लिख। जनरली वो बोलेगा ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फाइंडिंग्स और ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोई है। ये 3 हेडिंग आपने लिखने हैं।
वो ब्रीफ हिस्ट्री क्या है वो लिख लेनी है, फिजिकल फाइंडिंग कोई बताई है तो वो लिख लेनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन बताई है तो वो ये देख के फिर अगला स्टेप आपका होगा, लिख लिया आपने जो ये सारा बोले कि हम लिख लेंगे, फिर आपने इन लाइट ऑफ दोज थ्री हिस्ट्री में 2-3 सवाल पूछने हैं, ज्यादा नहीं पूछने, 10 सवाल नहीं पूछने हमने, जो रेलेवेंट 2-3 हैं वो पूछने हैं, ताकि आपको हिस्ट्री से और इंफॉर्मेशन मिल जाए, हेल्पिंग यू मेकिंग ए डायग्नोसिस। फिर इस तरह फिजिकल फाइंडिंग की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी है आप, वो पूछ लेंगे। इसी तरह कोई आपके नज़र में रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कि जी ये हुई है उसकी बता दीजिए आप, वो 2-3 बातें पूछिए। इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, 2-2, 3-3 बातें हर एक की पूछ लेंगे, आप लिख लेंगी कागज पे वो जो बताएगी, फिर बात को आगे चलाएंगे। तो इसी निस्बत से डॉक्टर सारा आप बताइए हमें पेशेंट की जो आपने इंफॉर्मेशन बतानी। जी सर। सर मैं थोड़ा सा एक बात बोलनी है कि काफी मेरी पुरानी पेशेंट्स हैं। अभी जिस टाइम मैंने उसको देखा था फर्स्ट टाइम, वो जिस जेस्टेशन पे थी, मैं आपको उस टाइम का बता रही हूँ, ठीक है सर? जी जी अभी करंट एक मिनट, एक डॉक्टर सारा मैंने अभी आपको चेक किया था, अब दोबारा चेक कर रहा हूँ। ये लंबी स्टेटमेंट बताने की क्या जरूरत है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन वहां से शुरू कीजिए। अगर एग्जामिनर कहता है कि इसके अलावा और क्या जी, बस दिस इज द इंफॉर्मेशन पेशेंट के, अब वो तो यहाँ तो एग्जामिनर तुम्हें दे रहा है इंफॉर्मेशन, टॉक्स में ये लॉन्ग हिस्ट्री तो खत्म ही हो गई। तो जो आपको एग्जामिनर देगा हिस्ट्री, मैं मसला आपकी बजाय मैं बोलता हूँ, वो जो आपने समरी भेजी है मैं बोलता हूँ। ले जी, पेशेंट की हिस्ट्री ये है, she has got twin pregnancy at 20 weeks of gestation, and ultrasound shows that one of the twins has polycystic kidneys. This is total information which I have. Is that correct, Sarah? Yes, sir. अब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी, आगे चलिए। सही। जो है 34 years old, gravid of 4, para 1+2। क्या क्या करती हो? आगे शुरू। तो मैंने कहा है 34 year old। सर मुझे तो एक ना मैं आप क्या हिस्ट्री सुनाओ। मैंने कहा मैं बोलता हूँ, फिर आप आगे चलिए, मैंने ये कहा था पहले, मैंने वो कहा, लेकिन अब मैंने कहा मैं बोलता हूँ जो आपने मुझे हिस्ट्री पे भेजी है और उससे आगे चलते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ, कोई बात नहीं, वो है प्लेंटी ऑफ टाइम। The history is a patient is at 20 weeks of gestation, has got twin pregnancy, and ultrasound shows one of the twins has polycystic kidneys. Okay. Yeah. So I will start now. First I was एक मिनट सारा, मैं तो कराची बैठा होता तो तुम्हारी बाजू पकड़ के मरोड़ देता कि why do you say I start now? अननेसेसरी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने आपने। I start now. Who had stopped you? बोलिए जी। I would like to know. Yes. I would like to know the parity of the patient. Age unimportant. Age है important. I would like to know the age of the patient first, age, then the parity. Yes. How many? Shall we use gravidity? Yes, sir. Gravidity better. Yes. जी. Gravidity. How many children? जी, good. और क्या? How many children she has? How many children are alive?
Is there any history of twin pregnancy in the previous children? ना 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 ना, नहीं. गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पिछली प्रेगनेंसीज अगर थी तो वो कैसी थी, वो डिलीवरी हुई तो कैसे फिर हुई? मैं उसी आऊंगी सर. अच्छा, आज वो सॉरी, पहले पार्ट है कि बाद का पार्ट है? बात का. You have inquired about her gravidity and parity. Then you would like to know how were the previous pregnancies and any complication and how were they delivered. Okay. Any Or- complication related और to the सिंपली कह pregnancy? दीजिए I would like to know details of previous pregnancies. ये भी चल सही. जाएगा। ठीक. अगर एग्जामिनर सर, रोक के पूछे what डिटेल्स, फिर डिटेल बोलनी है प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की और लाइव बर्थ की। Okay, sir. Sir, मैं थोड़ा शुरू कर देती हूँ. I'm so sorry. I would like to know the age of the patient, parity, and details of the previous pregnancies, and the Sure. age of the last born child. Any complications related to the pregnancy, mode of delivery, whether it was a cesarean or a normal vaginal delivery. अब वही नहीं बोलना, मोड ऑफ डिलीवरी। Is there any history of consanguineous or बस mode of delivery हो गई. फिर मैंने consanguineous marriage के बारे में नहीं पूछा है कि consanguineous marriage या non consanguineous marriage. This is an important. एक तरह से रेलेवेंट है, पूछ लिया, चलो ठीक है, हो गया, आगे चलिए। सही. फिर है then I would like to know whether this is this a planned pregnancy, is this a spontaneous conception or conceived on some treatment? इनके अनइम्पोर्टेंट, ये इस सिचुएशन में अनइम्पोर्टेंट सवाल है। सर बिकॉज जो असिस्टेड, एक्सक्यूज मी सर, बिकॉज जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन होती है उनमें एनोमलीज और ट्विन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो मार्जिनली ज्यादा, अगर वो 1% है, वो 1.1% है, कोई इतना ड्रास्टिक नहीं है उस पे, इंसिडेंस पे उसका असर। अगर ड्रास्टिक होता तो ART खत्म हो गया होता, तो नहीं है। चले चले। Any history of folic acid intake? Yeah, चलो। And any history of rash, fever or flu-like illnesses in the first trimester? एक मिनट, रैश, अगर रैश हुआ था तो पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है उससे? नहीं. यहाँ फंस गई आप। कौन सा वायरल इन्फेक्शन है जिसमें पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है? यू डोंट नो इट? नो. आपने अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल लिया सर, क्योंकि वो ना सर ऑटोसोमल डोमिनेंट किसकी? आपके सवाल रेलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम होने चाहिए जी. It is 20 weeks pregnancy, twins and polycystic kidney. ये तीन बातें हैं, polycystic kidney of one. इनके इर्द गिर्द आपके सवाल घूमने चाहिए। ये तो वायरल इन्फेक्शन, रैश, ये तो वही 3rd ईयर में फिर चली गई आप। मैं कह के थक गया हूँ कि जो आपको हिस्ट्री दी जाए उसके रेलेवेंट आपने 3-3, 4-4 सवाल पूछने हैं बस। जी सर. Any dating scan done of 11 to 14 weeks? Is she aware about the curiosity and बिल्कुल, ये मोस्ट रेलेवेंट हो गया। ये है पहला सवाल जो आपने मोस्ट रेलेवेंट पूछा कि डिड शी हैव सोनोग्राम डन at 11-12 weeks for, जो आप बोल रही हैं, for the curiosity and the number of sacs. बिल्कुल ठीक, गुड। आप एग्जामिनर बता रही हैं कि ये इसमें कोरियोनिसिटी इम्पोर्टेंट है। कोरियोनिसिटी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछने से आपने बता दिया, कन्वे कर दिया। चलिए आगे चलिए। There a history of any medications taken in the first trimester? उससे ये पॉलीसिस्टिक हो जाता है? सर मुझे क्वेरी थी, मैंने पूछना था आपसे क्योंकि एस इनहिबिटर्स है वो लाइकर वॉल्यूम कम करता है बस। मुझे नहीं पता कि कोई एंटी एमेटिक जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं
है, हाँ। ग्रेविनेट वगैरह वगैरह, कि उससे पॉलिसिस्टिक किडनी हो जाती है। मुझे ये पता है कि फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिसिस्टिक डिजीज हो तो वो उसका रेलेवेंस है, जो अब तक नहीं पूछा। सर वो आगे मैं पूछ रही थी, वो मैंने कहा थोड़ा सा इसका पूछ लूं। जी सर, पहले मैं मदर के बारे में पूछूंगी मदर के बारे में क्या पूछोगे? कि एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और एनी किडनी डिजीज इन द मदर। हाँ, किडनी डिजीज रेलेवेंट है, हाँ। हाइपरटेंशन इररेलेवेंट है, तो आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं, एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ any complication of pregnancy up till now, especially mother's history of any polycystic disease. ये पूछ सकते हैं, ये रेलेवेंट है। ठीक है, चले आगे। और हिस्ट्री ऑफ polycystic kidney disease in the previous pregnancies, in the previous children. बिल्कुल ठीक हो गया, गुड। Here you are telling the examiner कि पॉलिसिस्टिक डिजीज जो है वो जेनेटिक रिलेटेड भी हो सकती है। आपने कहा फैमिली हिस्ट्री, आपने कहा मदर की हिस्ट्री, आपने कहा पास्ट उसके जो बच्चे हैं उनमें कोई हिस्ट्री, ये ठीक है, ये ठीक है, ये रेलेवेंट होगी। चले आगे चलो। सर ये सवाल अब तो खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं है। इम्तिहान तो खत्म नहीं है यार, आपके सवाल खत्म हो गए, आगे चलो। सवाल खत्म हो गए, हिस्ट्री हो गई अब। अच्छा जी, अब इन द एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू नो द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। गुड। नहीं, वो मैंने एनॉमली स्कैन भी मांगना था कि 20 वीक्स पे ना, तो एनी एनॉमली स्कैन हैज बीन डन। वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे ना, पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर वो इन्वेस्टिगेशन आएंगी। आप ठीक बोल रही हो, फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर पूछ लिया और एनी अदर इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग। स्पेसिफिक बोलना है तो एनीमिया बोल दो, एडीमा बोल दो, कुछ ऐसा बोल दो। एडीमा बोलेंगे, ब्लड प्रेशर और फिर एडीमा। चलो जी। On the abdominal examination, I would like to know whether the fetal parts are palpable. 20 weeks में तो fetal parts ही palpate होंगे ना, और बाकी the lie is unstable lie at this time. I would like to know if the fetal parts are palpable and the lie of the fetuses. कहाँ important है ये बात? 20 weeks पे lie of important है, unimportant? नहीं, हम बोलते थे पहले only if the fetal parts are palpable, if the two lobes, मैंने fetal parts को तो मान लिया, और आगे चलो। और इसको मैं मजीद डिस्क्राइब, बाकी विसरास को भी हम लोग वो करेंगे, एनी विस्ट्रोमेगैली इज प्रेजेंट अगर मदर को है। विस्ट्रोमेगैली, like if the kidneys are enlarged, whether the kidneys are palpable or not. कुड़ी टाइम कर अपने आप को, है 20 वीक्स यूट्रस है, उसमें तुम किडनी को कैसे पैल्पेट करोगी? अगर 24 वीक्स के बाद है अभी इतनी अभी तो सिर्फ फीटल पार्ट। किडनी की पैल्पेशन जो है वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बताई जाती है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन है, जहाँ पे 20 वीक्स की यूट्रस, 20 वीक्स तो उसके प्रेगनेंसी है, हाइट ऑफ फंडस पॉसिबिलिटी 4 वीक्स होगी, तो वहां पे आप बाई मैनुअल पैल्पेशन ऑफ किडनीज कैसे कर सकते? नहीं मैं अपने आप को खुद फंसा रही हूँ। जी जी। तो यही बातें होती है जो आपको मुश्किल में डालती है, जो आप कर नहीं सकते थ्योरी में कि जी पॉलिसिस्टिक किडनी में किडनी पैल्पेबल होगा, बाबा इसमें नहीं होगा, यहाँ तो 24 वीक्स की साइज है उसकी। सही। चलो आगे। अब मुझे जो है इन्वेस्टिगेशन। सारा अगर आपको बुरा ना लगे, मुझसे नाराज ना होना, तुम फेल हो चुके हो। सर आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे खुद मुश्किल लगता है ये टॉपिक। हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जब मैं आपसे सारी बातें दोहराऊंगा, आप 5 मिनट में ऐसे यू विल स्विम थ्रू इट, यू विल पास। जी सर। सिर्फ मुश्किल आप लोगों की यह है कि आप फोकस नहीं हो, आप फोकस नहीं हो। आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बोला अनीमिया, एडीमा, ब्लड प्रेशर, ये 3 बातें इंपॉर्टेंट बोल दी आपने,
उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो इस पेशेंट में इंपॉर्टेंट है, ये ट्विन प्रेगनेंसी है। पहली बात, आई लाइक टू नो हाइट ऑफ फंडस। हाइट ऑफ फंडस, ओके। वो नहीं बोला आपने। हम्म। और फिर हाइट ऑफ फंडस के बाद अगला आता है कि वो क्या कोरिलेट करती है जेस्टेशन पीरियड के साथ। यहाँ नहीं करेगी, यहाँ वो 20 वीक्स है तो हाइट ऑफ फंडस में भी 24-26 वीक्स। जी। तो फिर मैं पता करना करूंगी, जैसा आपने कहा फीटल पार्ट्स, पॉलीहाइड्रेमनस तो नहीं है, उसको मतलब ये है कहने का। देन आई लिसन टू द फीटल हार्ट्स, 2 फीटल हार्ट्स बोलना है, 2 फीटल हार्ट्स। ये है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, बाकी सब कुछ नहीं। सही। So after general physical examination, I'd like to examine the patient and find out height of fundus, fetal parts and fetal hearts. बस 5 सेकंड में आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन खत्म कर दिया। आप किडनी की पैल्पेशन पे जा रही थी, आप पता नहीं क्या कर रही थी। हाइट ऑफ फंडस तो बोली ही नहीं आपने, पॉलीहाइड्रेमनस आपने रूल आउट ही नहीं किया। तो नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। चलो, I would like to know the blood pressure. I would like to know the blood वो pressure. पहले बोल दिया ना, edema, anemia. आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद तो ब्लड प्रेशर पे नहीं जाएंगे ना, वो पहले बोला। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने बोला था ब्लड प्रेशर लूंगी, हमने ऐड किया था अनीमिया और एडिमा देखेंगे। एडिमा, जी। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हाइट ऑफ फंडस देखूंगी और फीटल हार्ट साउंड्स एंड इफ द फीटल पार्ट्स आर पैल्पेबल और whether the height। बस बात खत्म हो गई। आगे चलो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी हो गई, चलो आगे चलो। अब investigations में there are baseline and specific investigations. In baseline I need, बस बेसलाइन बोल दिया तो ज्यादा से ज्यादा अनीमिया, ज्यादा से ज्यादा, और ना बोलना। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्रुप एंड एनीमिया, बस ब्लड ग्रुप एंड एनीमिया। और फिर स्पेसिफिक बोलो, कोई स्पेसिफिक करनी है कि फिर वो बोलो। स्पेसिफिक में जी यूरिन डीआर में वो तो बेसलाइन नहीं वो सर, मैं खुद परेशान हूँ। जी। Specific में I would like to know the dating scan of the patient of 11 to 14 week to know the chorionicity of both the twins. एक मिनट, वो आपने हिस्ट्री में पूछा था डेटिंग स्कैन 11। आज आप इस पेशेंट को 20 वीक्स पे देख रही हो, आज की इन्वेस्टिगेशन पूछनी है। डेटिंग स्कैन आप कहेंगे कि at this stage I like to do anomaly scan, और वो एग्जामिनर कहेगी डन, पॉलीसिस्टिक किडनी है, बाकी सारा कुछ ठीक है, ये बोलेगी। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें डेटिंग स्कैन इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना कि हमें कोरियोनिसिटी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे तो एग्जामिनर इन्होंने बोला था, सारा ने बोला था कि मैं पूछूंगी कि 11-12 हफ्ते पे तुम्हारा डेटिंग स्कैन हुआ और उसमें कोरियोनिसिटी इन्होंने पूछी थी। वो हिस्ट्री में पूछना है अपने। आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो पास्ट आपने पूछ ली है, अब आपने क्या उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है वो बतानी है, बात को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपने मैनेजमेंट इसकी कंप्लीट करके इसको डिलीवर करके घर भेजना है, वो 8-10 मिनट में, अपना वक्त नहीं जाया करना। लेकिन सर वो सही स्पेसिफिक पेशेंट से पूछना है क्या, फिर आपकी आवाज गूंज रही है, माइक के पास होके बोलिए यास्मीन। सर ये तो हम पेशेंट से पूछ रहे हैं ना, तो एग्जामिनर से कंफर्म तो करेंगे ना डेटिंग। जी पूछा आपने ना, मैंने सर कब कहा? ये तो हम पेशेंट से हिस्ट्री में पूछ रहे हैं ना, कंफर्म तो नहीं, करना है ना पेशेंट एग्जामिनर से डेटिंग यहाँ स्कैन तो का। पेशेंट है ही नहीं, यहाँ तो एग्जामिनर है, उससे पूछना। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने जो हिस्ट्री मांगी है वो एग्जामिनर हमें सारी हिस्ट्री देगा भी, उसकी एज, उसकी ग्रेविडिटी, कोरियोनिसिटी, हर चीज बताएगा। जो आप पूछेंगे वो बताएगा। आपने पूछना रेलेवेंट है। आपने 8 मिनट सारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी, हिस्ट्री ऑफ पता नहीं क्या रोड एक्सीडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ
सिस्टर्स, ये सारे 8 मिनट उसमें तो नहीं जाया करना। आपने तो घंटी बजने से पहले इस पेशेंट की मैनेजमेंट करके चुप करके उठ के जाना। सर अगर आप एक्सक्यूज मी, की इररिलेवेंट हिस्ट्री पूछेंगे, बाबा ये मेरा पैगाम क्यों नहीं रजिस्टर होता, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है। आई फेल टू रजिस्टर दिस पॉइंट विद यू कि आपने वो 8-10 मिनट सुना है, 8 मिनट का होगा स्टेशन, मैंने सुना है, तो उस 8 मिनट में सारा कुछ मुकम्मल करके उसको डिलीवर करना। जो डिलीवर करके घर जाएंगे वो पास होंगे उस स्टेशन पे। जो अभी यही हिस्ट्रीज पूछते होंगे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पता नहीं क्या क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, रोड एक्सीडेंट्स है, इस तरह की रेलेवेंट बातें करते जाएंगे, वो घंटी बज जाएगी, तुसी हिस्ट्री ते ही होवोगे ते इसको तो पास के में होवोगे। जी इसीलिए सर, अब बार काफी क्लियर हो गया सर, अब काफी समझ में आ गया जी सर सर, अब सर काफी इसके बाद समझ एक में आया एग्जामिनर कि हम होगा। जो पूछते रहेंगे वो एग्जामिनर में बताता जाएगा और हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे और फिर मैनेज हाँ, करना है हमें। और घंटी बज जाए। सर एक एग्जामिनर होगा। मेरा ख्याल है हर स्टेशन पे एक ही होगा, मेरा ख्याल है। तो थैंक यू एक सर। भी हो, 2 भी हो, लेकिन घंटी से पहले पहले आपने इस तरह के स्टेशन पे पेशेंट को डिलीवर करना है और घर जाना है। तो 8 मिनट में आप कैसे मैनेज कर सकते हो अनलेस यू रिमेन फोकस्ड। जी सर, जी सर। तो मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद आपने बोला बेसिक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन देंगे, खास तौर पर हीमोग्लोबिन और यूरिन चेक करेंगे। और फिर और क्या इन्वेस्टिगेशन है आप कहिए कि इस स्टेज पे 20 वीक्स पे आई लाइक टू परफॉर्म अल्ट्रासाउंड स्कैन। उसमें क्या देखना है, चूंकि आपने वो बेसिक जो था 11-12 हफ्ते वाला वो बोल दिया डेटिंग स्कैन, और उसमें बोला आपने उसकी कोरियोनिसिटी में जानना चाहूंगी, तो वो तो बोल दिया उस वक्त, हिस्ट्री में लिया हमने। अब ये कर लिया जी, चलें 20 वीक्स पे आपने रिपीट स्कैन किया, उसमें कंफर्म हो गया कि एक बेबी बिल्कुल ठीक है, एक किडनीज पॉलिसिस्टिक। चलें, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? the patient, first I will counsel the patient regarding the diagnosis, वेरी गुड, involve मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो उन्होंने बोला, सारा ने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। जब आपने डायग्नोसिस बना लिया इन्वेस्टिगेशन के साथ, पहली बात है I'll inform the patient about the diagnosis and counsel her about the management. ये 2 अल्फाज बोलने हैं, I'll inform the patient about the diagnosis and counsel her about the possible managements. जी बोलिए। Okay. ये लिख लीजिए प्लीज आप सबके साथ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने ये अल्फाज बोलने, I will inform the patient about the possible diagnosis and management. अब मैनेजमेंट बोलिए, जी बोलिए। I will involve a multidisciplinary team. ओ कादलिंग, Sir, in ओ कादलिंग, pediatric urologist, पीडियाट्रिक। अच्छा, हमारा हर बच्चा जो है पीडियाट्रिशियन देखता है, कोई खास मल्टी डिसिप्लिनरी तो नहीं हम उसको कहते, लेकिन आपने कह दिया, वो एग्जामिनर यही पूछेगा कादलिंग है, व्हाट फॉर पीडियाट्रिशियन, चलो ठीक हो गया। और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट भी कर लीजिए, pediatric nephrologist, yeah. चलो कर लिए जी उसको, आगे चलो। The patient will be kept on surveillance while performing anomaly scan every monthly to see the prognosis of the both the twins. ला हौला वला कुव्वता इल्ला हौला क्यों? ला हौला वला कुव्वता। सारा बीबी जी सर। बाबा जब आपने पेशेंट स्कैन को तो कराऊंगी ना, ट्विन है वो जब तू ते उत्तर टुर गई है, अगे चली गई हो, पेशेंट को तो पूछा ही नहीं हमने क्या करना है।
उसको तो बताया ही नहीं क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको तो बताया ही नहीं। अच्छा, आस्क हर रिगार्डिंग द मतलब हम बोले सिर्फ विशेष के बारे में पूछेंगे, क्या पूछना है मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। मेरी बात जब आपने पेशेंट को मैं काउंसल स्टॉप करना होती हूँ, है आपको समझा रही हूँ। उसको पॉसिबल डायग्नोसिस एंड पॉसिबल मैनेजमेंट्स बोलनी है। अच्छा, मैनेजमेंट्स बोलनी है और फिर आगे बोलना है कि पॉसिबल। एक मिनट पे बाद सवाल और सुन लो, मेरी बात सुन, आप मेरी बात सुनने आए हो तो उसको डायग्नोसिस बताना है, पॉसिबल उसकी मैनेजमेंट्स बोलनी है और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस बताने। ये जी इस सर। पे आपने पास फेल होना है, बाकी आगे बात तो आसान हो जाती है। So I'll inform the patient about the possible diagnosis that you have got twin pregnancy and one of the twins has polycystic kidneys. ये तो हो गया possible diagnosis. फिर उसके consequences क्या है? Consequences आप बताइए आप मुझे, इस diagnosis के consequences क्या है? At 20 weeks patient आई, बोलिए। At this gestation, although one of the twin is normal and the other is anomalous, having polycystic, this is incompatible with, although autosomal dominant is incompatible with life, and the baby can have a risk of proteinuria, hypertension and risk and need of renal dialysis in the future if the baby survives. And also I can tell you that if the baby is alive, so there's a risk of pulmonary hypoplasia, and the baby can also die after it is born. But the prognosis will be seen right after the delivery of the baby. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। मुझे इतना नेगेटिव तो नहीं बताना ना, माँ को परेशान है। जी मैं बोल लूं? जी जी जब आपकी इजाजत हो। जी सर। हो गई इजाजत? डॉक्टर सहरा, हेलो, इजाजत है मैं बोलूं? आपके सिग्नल नहीं आ रहे। मेरा सिग्नल नहीं आ रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर। तो मैं जी सर, आपकी जरूर इजाजत मांग रहा हूं कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। सर, आप जरूर बोले सर, आप सर वी हमारे आर वेटिंग सर हैं। फॉर, क्या आप बोलें? वी आर वेटिंग। मैं वो फिर बीच में एकदम से कूद के जाती हैं कि बच्चा पैदा होगा तो उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी, उसको रीनल फेलियर हो जाएगा। वो बाबा पैदा तो बाद में होगा, पहले हमने उसको माँ को बताना है कि इस कॉम्प्लिकेशन क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हाँ, इन्होंने सही लफ्ज बोला था और उसके बाद वो बिल्कुल गुम हो गई। हमने बताना है कि ये कॉम्प्लिकेशन है जो वायबल है फीटस उसके साथ के नॉट वायबल। आज ये लिख लीजिए, अगर आपको इम्तिहान में कोई बेबी की एनॉमली बताए तो फिर पहला बात आपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह के बाद काउंसल ये करना है, माँ को ये बताना है कि दिस one of the babies has polycystic kidneys and this polycystic disease is viable with life after birth or it is not viable. There will be some anomalies which will not be viable, लेकिन ये viable है, possibly he can survive. So this anomaly is viable with live birth. However, फिर ये सारा की बात बोलेंगे, the baby may need special care because of polycystic kidney, he can go into renal failure, then renal failure की जो ये बातें जो बोल रही थी ये बोलनी। So we go back कि हम इन्फॉर्म करेंगे माँ को पॉसिबल डायग्नोसिस और फिर उसको बताएंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन है और फिर बताएंगे उस कॉम्प्लिकेशन का प्रेगनेंसी पे क्या असर। प्रेगनेंसी पे ये असर है कि one baby has polycystic kidney and polycystic kidney is viable
with this baby can be born viable, alive. However, after birth, he will need special care. बहुत सारी ऐसी एनॉमलीज आपको इम्तिहान में आ सकती हैं जो वायबल विद लाइफ नहीं है, जो वायबल विद लाइफ नहीं है, या उनको वायबल रखने के लिए बेबी को अर्ली डिलीवर करना चाहिए, प्री मैच्योर, ताकि उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सके, या उसका कोई कार्डियक एनॉमलीज होंगी, न्यूरोसर्जिकल डिजीज होंगी, हाइड्रोकेफली, ये वो वगैरह। तो अगर हाइड्रोकेफली है तो आपको कहना होगा कि मैं कॉर्टेक्स की थिकनेस मॉनिटर करूंगी, और अगर वो वायबल है तो अप टू 37-38 वीक्स तक लेके जाऊंगी, अगर वो थिन होती जा रही है तो अर्ली डिलीवर करके शंट करवाऊं। ये सारी बातें हमने हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद माँ को बतानी है। काउंसलिंग यही है, यही एक्सेप्ट डायग्नोसिस इज नॉट द काउंसलिंग। उस डायग्नोसिस की वजह से प्रेगनेंसी पे क्या असर होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी there will be no additional complication because of polycystic kidney. But immediately after birth, the child will need special care by nephrologist and जो भी हो। और हाइड्रोकेफली है तो we will monitor during pregnancy by cortex. अगर वो थिक रहता है तो फिर उसको डिलीवर करेंगे at 37-38 weeks. अगर वो थिन होता जा रहा है तो अर्ली डिलीवर करके उसको शंट करवाए। कार्डियक एनॉमली will monitor by repeated ultrasound echo. कार्डियक एनॉमली कैसी है? That cardiac anomaly will not kill the baby, but we'll do repeated check on the heart by special ultrasound and echo, and then after delivery, the baby will need cardiac surgery. अगर उसके कोई short limbs हैं और वो problem है, we'll inform the patient that one of the babies has got short, long bones, but mentally he will be fine, but he will have short legs, so will be short in height, but otherwise he will be normal. कोई भी anomaly है, spina bifida है, या कोई इस तरह की एनोमलीज पेश होंगी ना, या स्केलेटल होंगी, या जैसे इसोफेजियल एट्रीजिया है, उसके साथ उसको पॉलीहाइड्रेमिया, ये सर्जिकली मैनेज हो सकता है। तो उसका पॉलीहाइड्रेमिया हम मैनेज करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी सर्जरी करवाएंगे इसोफेजियल एट्रीजिया के लिए। इस तरह से काउंसल करना है आपने पेशेंट को immediately after history and physical examination and investigation. Okay, so I take you back कि इस patient को after history, physical examination and investigation, I'll inform the patient about the possible diagnosis of polycystic kidney in one of the twins. However, I'll explain to the patient that this is, anomaly is compatible with life. Hence, the baby can be delivered live, and subsequently, immediately, he will need pediatric nephrologist care. फिर ये बताने के बाद बाकी की प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट लाइक ट्विंस, जो ट्विंस में आप करते हो उसी तरह देखते जाएंगे, और डिलीवर होगा तो फिर बता देंगे। एमनियोसेंटेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें एमनियोसेंटेसिस की इसमें मेरा ख्याल कोई खास जरूरत नहीं, जहाँ पे in addition to physical anomaly, you suspect that there could be congenital anomaly, chromosomal or genetic. इसमें चूँकि we know polycystic disease is inherited, तो इसलिए इसमें एमनियोसेंटेसिस, इस पर्टिकुलर केस में एमनियोसेंटेसिस की जरूरत नहीं, बट जहाँ पे मल्टीपल अनोमलीज हों वहाँ पे जनरली क्रोमोसोमल अनोमली या जेनेटिक अनोमली होती है।
उसमें एमनियोसेंटेसिस करेंगे और फिर एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रोमोसोमल एनोमली क्या है, और वो फिर हम पेशेंट को काउंसल करेंगे कि ये क्रोमोसोमल एनोमली निकली है, विच इज नॉट एडवर्ड सिंड्रोम है या फ्लानी सिंड्रोम है, जो भी है, तो इट इज नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, विल टेल दैट। और फिर नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, एक ट्विन है एक लाइव है, उसकी फर्दर मैनेजमेंट फिर डिस्कस करेंगे एग्जामिनर के साथ कि ये आज के केस में वो कंपैटिबल सही, लेकिन अगर लेस पुट इट कि ये पॉलीसिस्टिक की बजाय इसको कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने एक नाम बोल दिया, कोई सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तो रॉबर्ट सिंड्रोम, कोई भी, तो वो है, तो फिर हम उसका कंफर्म करेंगे एमनियोसेंटेसिस से, और फिर पेशेंट को बताएंगे कि वन ऑफ द ट्विन्स हैज congenital anomalies and chromosomal anomalies which is not compatible with life. अब आप वहां आ जाएंगे कि एक ट्विन प्रेगनेंसी है, एक ट्विन ठीक है, एक नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, उसका क्या करना है? उसको मतलब सर्विलेंस पे दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, उसी तरह कंटिन्यू करो क्योंकि एक नॉर्मल है, या उसको फीटोसाइड करो, उसके पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्ट करो उसके हार्ट में, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड अर्ली प्रेगनेंसी में, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इट वर्क्स वेल, लेकिन लेट करेंगे आप, 20 वीक्स के बाद करेंगे, तो फिर आप उस प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि एक आईयूडी हो गया ट्विंस, उसके दूसरे ट्विन पे क्या असर है और माँ पे क्या असर है आईयूडी होने के बाद, फिर उस कॉम्प्लिकेशन में आप चले जाएंगे। इसलिए ये भी बड़ा केयरफुली आपको जज करना है कि हम उन्हें उसकी फीटल रिडक्शन जिसको कहते हैं, फीटल रिडक्शन करनी है कि नहीं करनी, अगर वो कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है। बहुत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यस, बाकी सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में IUD of one of the twins has complications on the other twin, उसको एनकेफेलोपैथी भी हो सकती है, और माँ पे उसको जो भी है कोएगुलेशन डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आप उसमें जरूर इत्यादि से जाइए इस तरह की। आज के इस केस का मॉरल ये है कि मैं दोहरा देता हूँ, मॉरल ये है कि ऐसे केस में पहले आपने डिसाइड करना है कि ये जो एनॉमली है इज इट कंपैटिबल विद लाइफ और नॉट। और नंबर 2, बाय कंटिन्यू, अगर कंपैटिबल विद लाइफ है, बाय कंटिन्यूइंग इन द यूट्रस नियर टर्म 37-38 वीक्स तक, क्या इसका बेबी पे कोई बुरा असर होगा? अगर बुरा असर होगा तो अर्लियर डिलीवरी, नहीं तो 37 वीक्स पे। और फॉरन बिकॉज इट इज कंपैटिबल विद लाइफ, हम कहेंगे जो स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियक सर्जन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, यहाँ पे आज के दिन के लिए हम उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी जो इन्होंने क्लब्स को, तो वो कर लेंगे। लेकिन अगर वो कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल रिडक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अल्ट्रासाउंड गाइडेड इनटू द हार्ट ऑफ द बेबी, वो ऐसे एकदम ड्रॉप होता है, मैंने देखा है करते हुए। तो लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर वो कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, तो फिर वो कंटिन्यू प्रेगनेंसी बट मॉनिटर उसका इफेक्ट ऑन द अदर बेबी एंड मदर। अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आईयूडी हो जाती है उसकी, फिर रिकमेंडेड है कि जल्दी डिलीवर कर लो, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स सेकंड ट्विन को क्या है उसका HIV एनकेफेलोपैथी का डर होता है। अब मैं बहुत कुछ कह गया, बहुत सारी बातें कह गया, लेकिन आज के पेशेंट में फोकस ऑन टू दिस। अब हमारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं चाहूँगा let's forget everything else, let's conduct this case as if
it is a talk station in FCPS part 2, end of April है कि इम्तिहान के मई में? सर ये नहीं पता चल रहा कि मई में या जून में। चलो फिर तो हमारे पास कोई वक्त है ना। चलो डॉक्टर सारा, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। मैं आपको फॉरगेट आज का सारी क्लास को भूल के अब से शुरू करते हैं। मैं आपको ब्रीफ केस हिस्ट्री बताता हूँ, फिर बात को आगे चलाते हैं। तो कोई किसी के पास टाइम है तो नोट कर ले, हमारे पास मैक्सिमम 10 मिनट है, 8 मिनट है। डॉक्टर सारा, we have a patient who is 20 weeks pregnancy and diagnosed as a twin pregnancy, and ultrasound shows one of the twins has polycystic kidney. How will you manage this patient? I would like to know the age of the patient, how Good. long is she married, what is the parity, no, and any complications related to the previous pregnancies, children are alive, what is the indication whether it was a cesarean section or a previous normal vaginal deliveries. Would like to know the chorionicity, whether the history of folic acid intake. थोड़ा सा briefly एक फिक्रा बोल दीजिए. I'll love to know any family or past history of polycystic disease. Okay, it will tell the examiner कि ये आप जानती हैं इसका genetic. Like to know the family and the अपने बच्चे को चुप करा. कोई और है. Family and the past history. I would like to know the कौन है? Please the mic off कर ले जो भी है. I would like to know. Please mic को off कर लीजिए please. I would like to know the. सर आप वो एडमिन को बोले सबका माइक ऑफ कर दें, म्यूट ऑफ कर दें. इमरान साहब आप प्लीज सबकी माइक म्यूट कर दें. वो हमारी बात नहीं सुन रहे. तो वो आपसे हली 5 के डेंजरस कर दिया तब घंटे से नहीं बना कोई मांगे पसंद ना करने दो बार है. I would like to know the सर छोड़े इग्नोर करते हैं. I would like to know the family and the past history of the disease. बिल्कुल ठीक. चल आगे चल. Any history of folic acid intake? Folic acid I would like. क्योंकि polycystic disease का folic acid कोई नहीं relation होता. बाबा ये कौन है जो बीच में बोल रही है अपने बच्चे के साथ? तो साइमा हमीद है कोई. साइमा आप प्लीज. और यास्मीन. जो भी है चलो आगे चलो. हाँ जी. जो कि फॉलिक एसिड इस प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन के साथ रेलेवेंट नहीं है, इसलिए कोई इतना जरूरी नहीं, लेकिन कह दिया आपने, कोई बात नहीं. चले आगे चलो. So also the any scan of dating scan of 11 to 14 weeks to know the chorionicity of the twins. See here ये मेरी यहाँ पे okay. Now in the general physical examination I would like to know the blood pressure, any pilar if it's present or edema is present, and the per abdomen examination I would like to know the height of fundus, whether the height of fundus is corresponding to the gestational age, fetal heart sounds of the both twins, and the fetal parts are palpable of the both twins. Good. Okay. Now in the investigation I would like to know the baseline and specific investigations. Baselines में blood group है, blood group हो गया with CBC and UNDR. बोल baseline का बोल दिया तो बस आगे चलो. See, in the specific investigation, I want to know the anomaly scan to see the polycystic kidney diseases in both the twins. To confirm, अब confirm पहले बता दिया ना. To confirm. To confirm the diagnosis. Okay. In the management, I will inform my patient about the diagnosis and counsel her regarding the possible diagnosis of the polycystic kidney disease, which is present in one twin and the other twin is normal. Good. I will explain her that this condition of polycystic kidney disease is compatible with life, and after the delivery of the baby, I would need a
pediatric nephrologist at that time for the assessment of the baby. Good. इससे पहले थोड़ा सा please, थोड़ा सा कि it is compatible with life and there is no additional complication during the pregnancy because of this. And no additional. Okay, I will count and explain her that this patient is the patient with baby with polycystic kidney disease is compatible with life and would need a nephrologist time of delivery. And in addition to it, there won't be any complication related to this disease in the pregnancy. And मैं कह रहा हूँ no additional complication. तो इनकी जो होना है वही होंगे, इसकी वजह से तो नहीं होंगे. जी. And no additional complication. Good. आगे चलो. Then the rest, there will be no maternal complications, and the patient would be followed up with a monthly scan after 24 weeks onwards, and the patient will be kept on surveillance, and the baby will. कहना है कि मैं ये हम सब पेशेंट को अभी भी काउंसल कर रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी बेबी की वजह से कोई एडिशनल कॉम्प्लिकेशन नहीं, रूटीन तुम्हारा जो भी प्रेगनेंसी केयर ऑफ ट्विंस है वो कंटिन्यू करेंगे. And she can continue with this pregnancy. रूटीन केयर जो ट्विंस की है वही करेंगे. Okay. And the pregnancy will be followed with the routine care. सही है ना? Of twins. Will be followed with the routine care of twins. Twins, चूंकि twin pregnancy with और फिर scan. फिर अब डिलीवर करोगे आगे चल पड़ो ना, फिर उसको आपने क्या ना रूटीन केयर ऑफ ट्विंस हो गई, अब उसको डिलीवर कब और कैसे करोगे? Okay. At 36 weeks, we will discuss with her regarding the mode of delivery, also regarding the breastfeeding and the contraception. And at 37 weeks, steroids will be given. एक मिनट क्यों भूल जाती हो कि तुम मरीज को बता रही हो? I will tell her नहीं कि at 36 weeks of your pregnancy we'll re-evaluate how to deliver, and then possibilities are you may deliver vaginally, first twins cephalic, or you may need cesarean section. Full stop. At 36 weeks, we will क्या बोला था सर आपने? We will re-evaluate how to बता रही हो, deliver. तुम एग्जामिनर को नहीं बता रही, मरीज को बता रही हो, काउंसल कर रही हो. At 36 weeks, we will re-evaluate her how to deliver her either by normal vaginal delivery. खुदा ना कुड़िए एक कराची वाले पीटीआई से लदा होके हमारी बात ही नहीं मानते. सर वो पेशेंट को बता रही ना, तो हर है ना वो पेशेंट तो. तुम I will inform her नहीं, आपने लफ्ज हर कहा है. अच्छा मैं तो पेशेंट से बात कर रही हूँ. आपने पेशेंट से बात कर रही हो क्या 36 weeks will re-evaluate your mode of delivery. If first twin is cephalic, will deliver vaginally with no other complication. If first twin is not cephalic, will do elective cesarean section. ये कहना मरीज को बताना. Okay. At 36 weeks, we will reevaluate your mode of delivery. If the first twin is cephalic, we will deliver by normal vaginal delivery, and if the first twin is breech, then we have to perform an elective section after giving the DEXA cover. DEXA भी तो बताऊंगी ना सर. Good. और फिर डिलीवरी के फौरन बाद बच्चे को at the time of delivery, there should be a presence of a pediatric nephrologist should be there, and the baby will be consulted under the care of a pediatric nephrologist. बस to assess the baby. में किया है, in spite of my interruptions. बच्चे को डिलीवर कर दिया, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, आप पास हो गई. इस 8 मिनट में ये सारा कुछ कर दिया आपने. जी सर. समझ गई हो? जी सर. अगर आप लोगों के पास 8 मिनट और हैं, I would like to revise this again. Dr. Sarah? Yes sir, जरूर. जी sir. We have a patient who is at 20 weeks diagnosed as twins with one twin having polycystic disease.
How will you manage this patient? I would like to know the age of the patient, how long is she married, parity, and any complication related to the pregnancy, family history, and past history of the polycystic kidney disease. And also any scan done for any dating scan done at 11 to 14 weeks for the chorionicity of the twins, any complication of pregnancy till now, and any previous children with the history of polycystic kidney disease. In the general physical examination, I would like to know the blood pressure, pilar is present or any edema is present. And for abdomen examination, I would like to know the height of fundus, whether it's corresponding with the gestational age and the fetal heart sound of both the twins and the fetal parts palpable of both twins. In investigation, I would like to know the baseline and specific investigations. In the specific, I would like to have the anomaly scan to confirm the polycystic kidney disease in one of the twins. In the management, I will inform the patient about the diagnosis and counsel her for the possible diagnosis of the polycystic kidney disease which is present in one twin. Explain her that the polycystic kidney disease is compatible with life and would need a pediatric nephrologist at the time of delivery, and there will be no additional complication related to the pregnancy. This pregnancy and the baby would require a special care after the delivery. Once the pregnancy will be followed with routine care of twins, with the scans. At 36 weeks, I will reevaluate regarding the mode of delivery, how to deliver. If the first twin is cephalic, then she can be delivered by normal vaginal delivery. If it is breached, by elective cesarean section after giving the DEXA cover. And then at the time of delivery, there should be a presence of nephrologist so that the baby can be assessed further. Good, very good. अब आपने ये सारी बात 3 मिनट में कही है. Thank you, sir. 3 मिनट में. हाँ जी, एक मिनट फिर आप तो कमेंट करें. सिर्फ इसमें ऐड कर लें हम कि at 36 weeks if there is no history of previous cesarean section, फिर ये करेंगे ये जो आपने कहा, क्योंकि प्रीवियस सेक्शन है फिर जरा फर्क होगी ना, ये लफ्ज कह देंगे. if ऐसा कर लीजिए at 36 weeks if previously all vaginal deliveries, then we'll do this. Okay. सर एक बात पूछनी थी. Previous deliveries भी तो influence करती है ना 36 weeks पे decision making. जी सर. जी कोई कुछ कहना चाहती? सर मुझे बोलना था, अगर पहला बच्चा जो है bilateral uterine agenesis वाला है, समझे अगर फर्स्ट बच्चा है, although it is compatible with life, मगर मुझे होता है इसको डिलीवरी में, अगर मैं तो नॉर्मल डिलीवरी करा रही हूँ कि कैफेलिक है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी डिलीवरी में? डिलीवरी के दौरान बोलते ना एनॉमलीज कुछ भी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी बेबी में अगर हो भी तो इतनी एब्डोमिनल एनलार्जमेंट नहीं होती कि वो हेड के बाद बच्चा पेट न डिलीवर नहीं. और सर ड्यूअर्स में लिखा हुआ था कि जो बायलैटरल होता है पॉलीसिस्टिक, तो उसके अंदर जो है ना एनॉमलीज का भी, दूसरी एनॉमलीज का भी रिस्क होता है और बच्चे की जो है जेनिटल ट्रैक्ट प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल आपने सही कहा, तभी मैंने कहा कि आई विल रीकंफर्म बाय रिपीट अल्ट्रासाउंड एक एनॉमली और कोई और एनॉमली तो नहीं है. और मैंने जब जनरल टॉक दे रहा था कहा था कि अगर सस्पिशन हो कि जनरल, फिर उसमें है कि आप कैरियोटाइपिंग करवा लें, आप या एमनियोसेंटेसिस करके जेनेटिक स्टडीज करवा लें, वो सारा कुछ फिर उसमें है. यहाँ तो वी वर फोकस्ड ऑन टू दिस के एनॉमली एक ही है, वो आइसोलेटेड है. जी 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 सर. और कुछ पूछना हो तो पूछ ले. आई थिंक वी हैव डन फेयरली वेल. सर मुझे जी पूछिए. हाँ जी सर मुझे ये पूछना था कि इसमें हम ये एक क्वेश्चन ये नहीं ऐड करेंगे कि क्या करेंगे? मदर की प्रीवियस हिस्ट्री के, अगर मदर को प्रीवियस क्या है? जी बोल
सर अब सर वो बोल रही है कि फैमिली हिस्ट्री ऐड करेंगे कि मदर के अंदर कोई भी जेनेटिकल रीनल डिजीज है तो नहीं तो वो तो कह दी हमने इन्वेस्टिगेशन में, इन्होंने हिस्ट्री में भी बोल दिया आई इंक्वायर के फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिसिस्टिक डिजीज है, लेकिन अगर है फिर भी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जेनेटिकली रिलेटेड है, इंसिडेंटल नहीं है। तो ये इन ओनली मेकिंग ए डायग्नोस, मैनेजमेंट में कोई खास फर्क नहीं। ओके सर, थैंक यू। और रिस्क ऑफ रिकरेंस का नहीं बताना चाहिए पेशेंट को? क्या रिकरेंस, रिस्क ऑफ रिकरेंस का भी तो बताना चाहिए ना, रिकरेंस के बारे में भी तो बताना वो काउंसलिंग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो काउंसलिंग में यहाँ ऐड कर लीजिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री और ये है तो वैसे भी पॉलिसिस्टिक डिजीज की चूंकि जेनेटिकली रिलेटेड है, इसके रिकरेंस का रेट हाई है। मुझे एग्जैक्टली क्या कितना हाई है वो नहीं पता, आप पढ़ लीजिए आज, लेकिन रिकरेंस इज पॉसिबल। आपकी बात सही है। सर मेरा क्वेश्चन है सर ये सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर कंडीशन इनकॉम्पिटेबल विद लाइफ हो तो उसको रिपीट और रिडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि अगर कोई एनॉमली कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है तो फिर उसको हैंडल क्या करना है। दो तरीके हैं, यू मेक ए डायग्नोसिस नॉट कंपैटिबल विद लाइफ बट कंटिन्यू, और दूसरा जैसे मैंने कहा फीटोसाइड करें तो वो उसको खत्म कर दें। लेकिन मैंने साथ ये भी बोला कि अगर खत्म करेंगे तो इफेक्ट ऑन मदर, इफेक्ट ऑन फीटस, ये काउंसलिंग में शामिल है, ये काउंसलिंग में शामिल है। तभी फीटिसाइड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर कोई करता है, एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर नॉट कंपैटिबल विद लाइफ तो उसको पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्ट कर तो, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरल एग्रीमेंट नहीं है कि उसको खत्म करो, क्योंकि उसके खत्म करने के माँ और बच्चे पे असर है। इसलिए दो नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, मैं कहूँगा इम्तिहान में यही लाइन दीजिए आप, नॉट कंपैटिबल बट स्टिल आई विल काउंसल माय पेशेंट के वन ऑफ द बेबी हैज गॉट ग्रॉस एनोमली व्हिच इज नॉट कंपैटिबल, बट वी विल डू नथिंग with that baby because that if he dies in utero the risks are to the surviving fetus and mother। ये बोल दीजिए, ये अल्फाज बोल दीजिए, फिर आपकी कोई और एक सवाल पूछ दो। थैंक यू सर। मैंने एक चीज पूछनी थी सर, फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने कोरियोनिसिटी का पूछा, इम्यूनिसिटी का पूछा, तो हमें नकल ट्रांसफरेंसी का भी पूछना चाहिए था। किसका जी? सर ये पूछना चाहिए था सर, नकल ट्रांसलेसेंसी का फर्स्ट सेमेस्टर में। जरूर करना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो बेसिकली 11-12 वीक्स पे किया ही न्यूक्लियस ट्रांसलेसेंसी के लिए जाता है, बाकी तो डायग्नोसिस नॉर्मली का 20 वीक्स पे ही होता है। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक कहना चाहिए, ये अल्फाज बोलने चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में at 11 वीक्स पे हुआ फॉर न्यूक्लियस थिकनेस एंड कोरियोनिसिटी और वगैरह, ये कह दी, ठीक है, वेरी गुड। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। I have enjoyed। I hope कि ये 1 घंटे की एक्सरसाइज जो थी वो उसका आपको काफी ये समझ आ गई है, हाउ टू फोकस। जो आखिर में तो डॉक्टर साहरा ने 3-4 मिनट में सारी बात खत्म कर दी, तो वेरएस उससे पहले हम आधा घंटा इधर उधर घूम रहे थे, ऊंचा नीचा हो रहे थे। हमारा फोकस ये है कि उस 8 मिनट में हमने मरीज को डिलीवर करना है और घर भेजना, बस फिर आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक्स अल्लाह हाफिज। ऑलवेज बी हैप्पी, आमीन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह सर।